Hello students, in this video we will learn about the mechanism of nucleophilic substitution reaction. Previous वीडियो में हमने क्या देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, कौन कौन से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल किस तरह से वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहे थे, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैलो एल्केन्स का है, इट हैव बीन फाउंड टू प्रोसीड इन द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। ये दो तरीके से प्रोसीड हो सकता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो दो तरीके से ये होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर means it is also known as in short form SN2 reactions। SN2 रिएक्शन के नाम से भी या SN2 मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 फॉर है बाईमॉलिक्यूलर। अब ये सबसे पहले है कि ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहलाती है। न्यूक्लियोफिलिक तो सब्स्टिट्यूशन ठीक है, बाईमॉलिक्यूलर किस तरह से है, क्योंकि ये इसी के आधार पर बांटा गया है, एक बाईमॉलिक्यूलर और एक होता है यूनिमॉलिक्यूलर। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे CH3Cl रिएक्ट विद स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH। OH के द्वारा हमने रिएक्शन कराया CH3Cl को। रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, CH3OH, एक तो मैथेनॉल और यहाँ से क्लोराइड आयन डिस्प्लेस हो जाएगा। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसका रेट ऑफ यदि रिएक्शन फाइंड करें तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देखिए दो रिएक्टेंट है, कंसनट्रेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड इंटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। इसका मतलब है कि दिस रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर। और यदि मॉलिक्यूलरिटी देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेट, ये सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन हो रही है और इसके रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है, इट इन्वॉल्व टू मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सेकेंड ऑर्डर एंड बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी है। अच्छा, ये तभी बाईमॉलिक्यूलर होगी जब ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। तो SN2 जो रिएक्शंस होती हैं, SN2 प्रोसेस होती हैं, इट अकर्स इन या इट कंप्लीटेड इन 1 स्टेप। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 1 स्टेप में होती है। सिंगल कंसर्टेड स्टेप के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह के मैकेनिज्म में यदि हम देखते हैं इसको स्ट्रक्चर के द्वारा, ये CH3 जैसे ले लें, CH, ये टेट्राहेड्रल नेचर का होता है, ClHH। यहाँ पर जो ये कार्बन है इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसको रिएक्शन कराएंगे किसके द्वारा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वीकर न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए यहाँ पर OH अपना कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करना चाहता है और कार्बन पर वहाँ से अटैक करेगा अपोजिट साइड ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन के ये जनरली क्या करता है, अपोजिट साइड से अटैक करता है। मीन्स OH इसके बैक साइड से, क्योंकि इस साइड तो जगह खाली नहीं है, क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, तो ऑलरेडी ये जगह पूरा किसने हिंडर्ड करके रखा है, रोक करके, क्लोरीन के द्वारा। तो जिस साइड मतलब जिस डायरेक्शन में क्लोरीन जुड़ा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये देखिए हमने अपोजिट साइड से बना दिया। अभी ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे और ऐसी स्टेट में CHHH ये बॉन्ड मतलब वीक हो रहा है, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जबकि वहीं पर ये OH इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो इस जगह पर यदि कार्बन का यदि आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये कितना बॉन्ड बना लिया, 5, 1 2 3 4 5, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पहुंच गया sp3d। लेकिन हालांकि कार्बन में ये sp3d स्टेट नहीं पाई जाती है, लेकिन इसके जैसा भी बिहेव करता है। इसी कारण से दिस ट्रांजिशन स्टेट
इज़ वेरी अनस्टेबल इन नेचर। ये ट्रांजिशन स्टेट इसका काफ़ी अनस्टेबल नेचर का होता है। एंड फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी टू फॉर्म CH, ये OH देखिए इस तरफ आ गया है अभी अपोजिट टू द क्लोरीन, प्लस साथ में ये क्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमें, अल्कोहल मिल गया। तो जब हम ये SN2 रिएक्शन के द्वारा, अभी देखिए ये एक्चुअल में यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा सा ये स्लो होती है और ये वाला स्टेप फास्ट होता है, लेकिन ये दोनों हम एक ही स्टेप इसको मानते हैं, ये अलग अलग स्टेप नहीं होता है, क्योंकि इसके बनते ही वो तुरंत बन जाता है। देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल और प्रोडक्ट के बनने में कोई टाइम जो है लैगिंग नहीं होती है। तो इस तरह से दिस रिएक्शन इज अकर्स इन सिंगल स्टेप एंड इट्स जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है पार्टिसिपेट 2 मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एंड इन द SN2 रिएक्शन जो अटैकिंग रिएजेंट है इट अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के अपोजिट डायरेक्शन से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, और हमें जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्रोडक्ट में क्या होगा, ये तो जैसे ठीक है, ये तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये कैसा हो, ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर जैसे अपने 2 टाइप्स के पढ़े हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। यदि यहाँ पर ये आइसोमर डेक्स्ट्रो फॉर्म में होता, कैरल सेंटर होना चाहिए इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, यदि ये डेक्स्ट्रो होता तो उधर प्रोडक्ट मिलता लीवो, और लीवो इधर होता तो उधर प्रोडक्ट मिलता डेक्स्ट्रो। मतलब ये कन्फिगरेशन चेंज हो जाता है क्योंकि। तो ये SN2 मैकेनिज़्म था। SN2 मैकेनिज़्म के द्वारा यदि हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN2 रिएक्शन, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन में हम ये पाते हैं कि जो मिथाइल हैलाइड हैं दे आर मोर रिएक्टिव, मीन्स जो CH3X है दे आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हैलोएल्केन देन सेकेंडरी, और सबसे कम रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव होते हैं टर्सरी हैलोएल्केन्स। तो ये टर्सरी हैलोएल्केन्स क्यों रिएक्टिव कम है, और मिथाइल हैलाइड सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्यों है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN2 मैकेनिज़्म या SN2 रिएक्शन, और ये है यहाँ पर लिस्ट रिएक्टिव। ऐसे क्यों पाए जाते हैं, यदि SN2 के द्वारा रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो क्यों। तो इसमें कारण ये है कि जैसे ये है H और ये X, ये प्राइमरी यदि होगा तो एक कम से कम यहाँ पर क्या होगा, ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है HX। सेकेंडरी है तो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे X, और यदि टर्सरी होगा तो इस कार्बन से तीनों क्या जुड़ जाएंगे, C, R और ये X। अभी देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ये साइज़ काफ़ी छोटी है, ये भी साइज़ में छोटा है, ये भी हाइड्रोजन है क्योंकि तीनों, यहाँ पर ये छोटा है, ये छोटा है, लेकिन इसका साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप और बल्की ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, मतलब भारी है और बड़े साइज के पाए जाते हैं। यहाँ पर ये 2 बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला बस छोटा है, यहाँ पर 3 बल्की ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब जब कभी कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यदि कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है प्राइमरी में, तो देखिए ये पोजीशन पूरा वैकेंट है, यहाँ पर भी वैकेंट होगा, ये सभी पोजीशंस क्या है, वैकेंट है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। लेकिन यदि प्राइमरी में है तो कम से कम ये पोजीशन पूरा, ये जगह क्या हो गया, हिंडर्ड हो गया, उसके लिए रोक दिया गया, किसके द्वारा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन बल्की ग्रुप, एक ही बल्की ग्रुप के कारण है। तो यहाँ पर फिर भी अटैक अभी यहाँ से कर सकता है, यहाँ से। लेकिन सेकेंडरी में आप देखेंगे, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, 2 बल्की ग्रुप आ गए तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ गया, मतलब यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी अटैक करना है, तो ये डायरेक्शन चाहिए थी, ये पूरा क्या हो चुका है, लगभग हिंडर्ड हो गया है, तो यहाँ पर जगह इसको कम ही मिलेगी अटैक करने के लिए। यहाँ 3 बल्की ग्रुप हो गए तो ये तीनों बल्की ग्रुप तो और भी ज़्यादा संख्या, जैसे जैसे बल्की ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी
रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप नियर द कार्बन विच हिंडर्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड विच हिंडर्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ द हैलोजन एटम। तो यहाँ पर एक तो अटैक नहीं हो पाता, इसलिए वो जो है रुक जाता है। इस तरह से बल्की ग्रुप के कारण, और ये प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप विद ए रिएक्शन या दिस जो इंटरफियरेंस ऑफ द बल्की ग्रुप है विद ए रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। हिंड्रेंस मतलब एक तरह से भीड़ है कि यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है, तो ये भीड़ बढ़ जाने के कारण जल्दी से अटैक नहीं हो पाता है। तो अभी यहाँ से हम समझ पा रहे होंगे कि क्यों मतलब अटैक, ये रिएक्टिविटी ज़्यादा है मिथाइल हेलाइड की, प्राइमरी की उससे कम, सेकेंडरी उससे कम, टर्सरी सबसे कम है, ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बल्की ग्रुप विच हिंडर्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स ऑन और नियर द कार्बन हिंडर्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल and therefore slows the reaction. This interference of the bulky groups with the reaction is called steric hindrance. मीन्स कार्बन के ऊपर यदि कोई मान लीजिए बल्की ग्रुप आता है तो ये रिएक्टिविटी को कम कर देता है, वो जो कार्बन बॉन्डेड हैलोजन है उस रिएक्शन को कम करेगा, और इस इंटरफेरेंस को जो बोलते हैं बल्की ग्रुप के, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। इसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस नाम देते हैं। एंड एज द नंबर ऑफ बल्की ग्रुप्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम बल्की ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ संख्या इनकी बढ़ती जाएगी, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इफ़ द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN2 रिएक्शन, यदि ये SN2 रिएक्शन पाथ को फॉलो करता है तब, क्योंकि SN1 के लिए अलग हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर रिएक्शन क्या है, जैसे पोलर सॉल्वेंट में यदि हो रही हैं तो तब वो SN1 पाथ को ही फॉलो करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि अदर सॉल्वेंट में यदि हो रही हैं तब जो है वो क्या हो सकता है, SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो कर सकता है। तो जैसे वाटर हो, अल्कोहल हो, इन केस में जनरली SN1 ही लागू होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, SN2 में प्राइमरी के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये मतलब 2 से स्टार्ट है, तो ये इसको यदि आप 1 से कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है SN1 मैकेनिज़्म। सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए नाम या इसको SN1 रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट डिपेंड ऑन द ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट। यदि 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, तो उसमें से किसी एक मॉलिक्यूल के ही कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब जैसे ये ऑब्जर्व किया है कि यदि मान लीजिए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हम रिएक्शन कराते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, जैसे एक रिएक्शन है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की CH3 और ये है Br। यदि हम इसको रिएक्शन कराते हैं OH के साथ तो ये जहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है वहीं पर ही अटैक करेगा और वहाँ से ब्रोमीन को क्या कर देता है, ये डिस्प्लेस कर देता है। तो किस तरह से डिस्प्लेस कर देगा, CH3C ये बना लेता है CH3 और ये बन गया OH प्लस ब्रोमाइड आयन, इसको इन्होंने अलग कर दिया। तो इस तरह की रिएक्शंस जो हैं, और इसमें यदि आप रेट फाइंड करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या हो जाएगा कि रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू यदि हम रेट लॉ एक्सप्रेशन देखते हैं इसका, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मीन्स CH3 होल थ्राइस CBr, इसके कंसंट्रेशन पर ही सिर्फ डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। मीन्स यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इट इन्वॉल्व ओनली 1 स्टेप। अच्छा, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज द, ये आपने 4th चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि यदि रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही हैं तो स्लो स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और इसमें ओनली 1 मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर है। तो यदि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, इसका मीनिंग है ओनली 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेड इन द
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, पार्टिसिपेटेड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यदि मान लीजिए कि ये रिएक्शन यदि ओनली वन मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है जबकि दो रिएक्टेंट 2 हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस SN1 जो रिएक्शन है इट अकर्स इन 2 स्टेप। SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जैसी है। SN1 रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में पूरी होती है। एक होता है स्लो स्टेप और एक होता है फास्ट स्टेप। तो जो रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर है क्योंकि ओनली वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। और ये इस तरह की रिएक्शंस जो हैं जनरली दे आर कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी होती हैं। दे अकर्स इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स प्रोटॉन रिलीजिंग जो सॉल्वेंट है उसमें, जैसे इसमें आपका हो सकता है वाटर, एल्कोहल, ROH, एसिटिक एसिड हो सकते हैं, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं, ETC। इन यदि सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो जनरली रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1 मैकेनिज़्म, ये SN1 रिएक्शन के द्वारा होगी, SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं SN1 मैकेनिज़्म अकर्स इन यदि 2 स्टेप है तो वो कौन कौन से स्टेप किस तरह से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है 2 स्टेप में से जो 2 स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट है इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में हम सबसे पहले देखेंगे किस तरह से हैलो एल्केन्स कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और जनरली ये स्टेप एक्चुअल में स्लो स्टेप होता है। तो जैसे ये है CH3C, हम टर्सरी ही लेंगे क्योंकि इसमें टर्सरी वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा ये वाला, और इसमें देखिए ये जो कार्बन है, जो कार्बन बॉन्डेड हैलोजन एटम है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH3 CH3, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस ब्रोमाइड आयन, तो ये कार्बोकैटायन हो गया। और जहाँ पर ये कार्बोकैटायन अभी बना है वो एक्चुअल में कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो पॉजिटिव चार्ज जिस पर है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही हो गए, 4 नंबर ऑफ कार्बन फिर भी 4 है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। एंड दिस वन इज द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को ही आप क्या लिख सकते हैं, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। तो ये है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। अब इसमें यह है कि जो मतलब रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, ऑन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कौन कितना जल्दी से कार्बोकैटायन बना लेगा, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है जिस कार्बोकैटायन की, वो कार्बोकैटायंस जल्दी बन जाते हैं। तो टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है, इसलिए इसका फॉर्मेशन जल्दी होता है, सेकेंडरी कम हो जाएगा, प्राइमरी और भी कम हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से अटैक होगा यहाँ पर, ये CH3, ये CH3, ये भी CH3, यहाँ प्लस चार्ज है इस कार्बन पर। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हमने OH ही लिया हुआ न्यूक्लियोफाइल के अटैक में, तो ये जगह भी खाली है यहाँ पर क्योंकि ये तो ट्रांजिशन स्टेट में है। किस तरह से है ये, यहाँ पर अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो ऐसे केस में ये मतलब यहाँ पर जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, ये फ्रंट साइड से भी होगा और ये बैक साइड से भी होता है। मतलब यहाँ पर अटैक दोनों तरफ से होता है इस कार्बन पर, क्योंकि sp2 है, ट्रायंगुलर स्टेज में है, तो इधर से भी अटैक और इधर से भी अटैक, तो दोनों जगह से अटैक कर सकता है। और इसमें जो मतलब कंपाउंड बनेगा CH3C एल्कोहल बन जाएगा,
तो प्रोडक्ट तो सेम है, बस मैकेनिज्म जो है चेंज हो गया है। और ये सेकंड स्टेप जो होता है इट इज़ ए फास्ट स्टेप, ये एक तरह से फास्ट स्टेप है। तो जो फास्ट स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, मतलब रेट आप इस स्टेप से ही फाइंड कर पाएंगे। और इसमें सिर्फ कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ओनली 1 मॉलिक्यूल। इसीलिए ये यहाँ से इस स्टेप से हम रेट फाइंड करेंगे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए ये रिएक्शन कैसी होती है, यूनिमॉलिक्यूलर नेचर की है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज इन्वॉल्व ओनली 1 मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस तरह से है। अभी यदि मान लीजिए कि यहाँ पर यदि कोई कंपाउंड किरल सेंटर हो, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए ये है कि ये जो चारों बॉन्ड हैं ये डिफरेंट होना चाहिए, चारों डिफरेंट मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो ये किरल सेंटर बनेगा। ऐसे केस में हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलता है, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 50% लीवो रोटेटरी। वो हम आगे पढ़ेंगे जहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड जब हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। और यहाँ पर जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्रंट साइड और रियर साइड ऑफ द कार्बन विच बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम, मतलब जिस डायरेक्शन में हैलोजन जुड़ा है वहाँ से भी अटैक होता है और उसके बैक साइड से भी यहाँ पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन यहाँ तो सेम तरह से मॉलिक्यूल बनेंगे, कोई भी किसी भी तरफ से आप लिख सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो ये था SN1 रिएक्शन। अभी हम इसका जैसे रिएक्टिविटी यदि ऑर्डर देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर में किसका ज़्यादा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा इसमें SN1 के द्वारा सबसे पहले अभी हमने 3 डिग्री इसमें, मतलब सबसे पहले यदि हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए किसके अकॉर्डिंग बाय द SN1 रिएक्शन, तो मोस्ट रिएक्टिव जो हैलो एल्केन्स हैं दे आर टर्सरी, देन इससे कम होते हैं सेकेंडरी, और इससे कम होते हैं प्राइमरी, और इससे कम होते हैं मिथाइल हैलाइड। मीन्स सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 3 डिग्री, फिर उससे कम 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये हो जाएगा CH3X। तो देखिए यहाँ पर जो है SN1 के द्वारा 3 से स्टार्ट करना है, और जब हम SN2 का पढ़ते हैं तो वहीं पर किससे पढ़ते हैं, वो 1 से पढ़ते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट टाइप का है। SN1 मीन्स 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और SN2 यदि रिएक्शन है तो 1 डिग्री 2 डिग्री, SN1 है तो अपोजिट है 3 डिग्री से। तो इस तरह से जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा SN1 का, देखते हैं इसमें किस आधार पर ये रिएक्टिविटी पाई जाएगी। वाई मतलब यहाँ टर्सरी जो एल्काइल हैलाइड्स हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, तो इसके पीछे का जो रीज़न ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, जो कार्बोकैटाइन बनता है फर्स्ट स्टेप में उसी की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ग्रेटर द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन एंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ दैट एल्काइल हैलाइड। यदि मान लीजिए कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन जल्दी होता है, और जल्दी जनरली उन्हीं का होगा जिनका कार्बोकैटाइन स्टेबल बनता है, तो वही एल्काइल हैलाइड ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अब ये क्यों मतलब जो है ज़्यादा स्टेबल एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए यही है कि हम उसमें इंडक्टिव इफ़ेक्ट का यूज करें। जैसे बेंजीन के केस में तो क्या होता है, रेजोनेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे CH3, अभी हम टर्सरी कार्बोकैटाइन ले लेंगे CH3, ये है टर्सरी कार्बोकैटाइन, और यहाँ पर लेंगे सेकेंडरी CH3, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, ये CH3 प्राइमरी, और एक हो जाएगा ये जैसे CH मिथाइल कार्बोकैटाइन। तो स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पर इस कार्बन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन अभी कम है,
और इलेक्ट्रॉन कम होने का मीनिंग क्या है कि इसको हमें जितना जल्दी ये इलेक्ट्रॉन फिलफिल कर लेगा उतना स्टेबल हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ ज़्यादा होता है इस केस में यहाँ पर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप देयर इज दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, इस कारण से जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे डोनेट करके उसकी कमी को फुलफिल कर रहे हैं ये मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर सिर्फ 2 है तो 2 ही जगह से मिलेगा, तो इसकी कमी जो है पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, तो ये कम स्टेबल होगा। यहाँ पर ये और भी इसको इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं तो इनका फॉर्मेशन भी इजीली नहीं होता है, और मिथाइल में कोई भी नहीं है। तो यदि हम SN1 के द्वारा यदि रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो SN1 में क्या होगा कि जिसका जितना जल्दी फॉर्मेशन होगा, और फॉर्मेशन उसी का होगा जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल फॉर्म में रहता है। तो स्टेबल देखेंगे तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स के जो है इनके कार्बोकैटायन बने हुए ज़्यादा स्टेबल पाए जाते हैं, इसलिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। एंड देन सेकेंडरी उससे कम है प्राइमरी, इस तरह से रिएक्टिविटी घटती जाती है। और यदि बात की जाए जो बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं, तब बेंजाइलिक हैलाइड्स में तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या लेना है। बेंजाइलिक हैलाइड्स या कोई भी बेंजीन रिलेटेड यदि कंपाउंड्स यदि आप ले रहे हैं, जैसे इस तरह से यदि है, तब फिर क्या होगा, इसमें भी कार्बोकैटायन बनेगा CH2 पर, और इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा दिखा सकते हैं कि ये स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यदि ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगी, CH2 बना लेगा और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, फिर इसके बाद ये पैरा पोजीशन पर पहुँच जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह से ये डीलोकलाइज हो जाएगा और स्टेबल फॉर्म में रहता है। तो फिर ऑर्थो पर जाएगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचेगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन दिखा सकते हैं। मीन्स जितने भी बेंजाइलिक हैलाइड हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, या एलाइलिक हैलाइड होते हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, जबकि ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड नहीं होते हैं। एल्काइल हैलाइड दे आर स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इनका स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो ये था रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1 रिएक्शन। तो यदि हम इनको कंक्लूड करें SN2 और SN1 रिएक्शन को कंपेयर करके, तो ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और SN1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। SN2 अकर्स इन सिंगल स्टेप, जबकि SN1 इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप में पूरी होती है। इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ हैलोजन एटम होता है, जबकि SN1 में अटैक ऑफ जो न्यूक्लियोफाइल है टेक्स प्लेस फ्रॉम बोथ साइड, मीन्स जिस साइड हैलोजन जुड़ा है वहाँ से भी और उसके बैक साइड से भी अटैक होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ रिएक्टिविटी है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस ऑर्डर में है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ रिएक्टिविटी है SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये था इसमें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।